नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। जय हिंद। जैसा कि हम गणित शिक्षण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और जो रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इससे पहले हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उन क्वेश्चनों को अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आप उनका लिंक देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 25 क्वेश्चन 151 से लेके 175 तक, इस उम्मीद के साथ कि आपका एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सही हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 151 नंबर प्रश्न से। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है? जो अध्यापक है वो किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ए मापन संबंधी, बी मूल्यांकन संबंधी, सी अधिगम संबंधी या डी सांख्य विधि संबंधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, त्रिभुजों की रचना संबंधी। तो त्रिभुजों की रचना करवाने के लिए बच्चों को क्या कहेंगे? स्केल से मापिए कि इतनी सेंटीमीटर लेनी है, फिर इतना सेंटीमीटर लेना है और तीसरी भुजा इतना सेंटीमीटर लेना है। तो क्या कर रहे हैं? अपने माप रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मापन संबंधी होगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 152। गणित की वह विधि जिसका मुख्य सिद्धांत जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना है, वह कौन सी है? जीवन द्वारा सीखना, इस तरह से याद रखेंगे। जीवन द्वारा सीखना जो है वो किस विधि से संबंधित है? ए प्रयोगशाला विधि, बी निगमन विधि, सी विश्लेषण विधि और डी है परियोजना विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा परियोजना विधि। जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना जो है वो परियोजना विधि है। प्रोजेक्ट मेथड जो है उससे अपने क्या करते हैं? क्रिया द्वारा काम करते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 153। प्रश्न संख्या 153 देखिए, गणित विषय में समस्याओं और हल करने के अलावा उसका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है। ए नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके, बी ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीखे, सी नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाए या डी गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। तो आप देखिए आपका क्या आंसर है? तो इसका सही आंसर होगा डी गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। समस्याओं को हल करने के अलावा उसका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है। किसमें? गणना संबंधी कौशल में क्या हो जाए? वो निपुण हो जाए बच्चा। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 154। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण बौद्धिक सभ्यता ही निसंदेह नष्ट हो जाएगी। यह कथन किसका है? ए मुसोलिन, बी आइंस्टीन, सी यंग या डी मुसोलिन। तो मुसोलिन 2 बार आ गया यहाँ पे। तो अब देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा यंग। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता ही निसंदेह नष्ट हो जाएगी। तो ये दिया है यंग ने। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, यंग से यानी जवान। जवान जो है यदि वो बॉर्डर से हटा दिए जाएं, याद रख सकते हैं, यंग यानी जवान, जवान यानी आर्मी वाले जो है फौजी, अगर वो बॉर्डर से हटा दिए जाए तो क्या होगा? पूरा देश ही क्या हो जाएगा? युद्ध में नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, इसका आंसर होगा यंग। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 155। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है। यह कथन किसने दिया है? ए बेकन ने, बी सुल्टज ने, सी कॉमेट ने और डी है रसेल ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रसेल ने। यद्यपि गणित जो है वो तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है। किसने दिया? रसेल ने। तर्कपूर्ण भाषा है। तर्कपूर्ण वही कर सकता है जो अच्छी तरह से क्या हो? रसेल यानी रसा हुआ हो अच्छी तरह से। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, रसेल। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 156। गणित शिक्षण में बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है वह है ए अनुशासनिक उपयोगिता, बी व्यवहारिक उपयोगिता, सी सांस्कृतिक उपयोगिता या डी खेल व मनोरंजन के लिए उपयोगिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अनुशासनिक उपयोगिता।
कि गणित शिक्षण में बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का जो विकास होता है वो अनुशासन से रिलेटेड है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 157। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर क्या है? सांस्कृतिक है, बी मानसिक है, सी व्यवहारिक है या डी आध्यात्मिक है। ये क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चनों में आ चुका है, तो आप सोचिए कि इसका क्या आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व है वो है मानसिक। और अगर यहाँ आ जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, अगर आ जाए उच्च प्राथमिक तो क्या होगा? व्यवहारिक होगा। तो ये निश्चित रूप से आप याद रखेंगे, प्राथमिक स्तर पर मानसिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक है गणित शिक्षण का महत्व। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन जान लेते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन कि गणित विषय की विशेषता है ए तर्कपूर्णता, बी परिणामों की निश्चितता, सी शुद्धता या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। गणित विषय की विशेषता क्या है? तर्कपूर्ण भी है, परिमाणों की निश्चितता भी है और उसमें शुद्धता भी है। तो इसका सही आंसर होगा सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है ए बेकन द्वारा, बी सुल्टज द्वारा, सी कॉमेट द्वारा या डी ब्लूम द्वारा। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? वो किया था ब्लूम ने। किसने? ब्लूम ने। शिक्षण उद्देश्यों का जो क्रमिक वर्गीकरण किया था वो किया था ब्लूम ने। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 160 नंबर। गणित विज्ञान का डैश डैश एवं डैश डैश है, यानी रिक्त स्थान पर इसका क्या आंसर होगा? ए मूर्ति एवं सभ्यता, बी कला एवं कलाकार, सी प्राण एवं जन्मदाता या डी द्वार एवं कुंजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गणित विज्ञान का प्राण एवं जन्मदाता है। गणित जो है वो विज्ञान के साथ क्या है? एक प्राण की तरह और एक जन्मदाता की तरह है। तो इसको याद रखेंगे सी के साथ। गणित विज्ञान का प्राण एवं जन्मदाता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 161। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देते हैं? ए वंशीधर, बी मेकन तथा रॉबर्ट्स, सी रस्क या डी नन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेकन तथा रॉबर्ट्स। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी व रोचक बना देता है? मेकन तथा रॉबर्ट्स। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, रॉबर्ट बच्चों को क्या कर देता है? स्थायी व रोचक बना देता है, यानी रोचक बना देता है। रॉबर्ट अगर बच्चों को दे दे किसी को खेलने के लिए तो वो रुचि से खेलेगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 162। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो ये यहाँ क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट में आंकड़ों का प्रबंधन नया टॉपिक जुड़ा है और रीट लेवल सेकंड में पहले से सांख्यिकी है। तो ये दोनों के लिए अच्छा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? बहुलक, माध्य, प्रास या माध्यिका। तो देखिए बहुलक, माध्य और माध्यिका ये तो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3, और जो प्रास है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इसको याद रखेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 163। लेकिन उससे पहले मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध, हाथ जोड़कर विनती, करबद्ध प्रार्थना कि यदि आपने इन वीडियो से कुछ सीखा है और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन संख्या 163। मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है ए आर्थिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सांस्कृतिक या डी सामाजिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक, क्योंकि इकोनॉमिक रूप से जो काम में लिया जाता है उसको गणित को काम में लेते हैं। प्रश्न संख्या 164 देखते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है क्या? ए सवालों के अंदर देने की तकनीक में निपुणता, बी अधिकतर सूत्रों को याद करना, सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना, और डी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ये एक अच्छे शिक्षक का
क्या है, विशेषता है। अगर एक गणितज्ञ यानी एक जो मैथ का टीचर होगा वो अगर त्रिभुज पढ़ा रहा है तो त्रिभुज की अवधारणा को बच्चों को समझाएगा, फिर उसमें क्या करेगा, संबंध जोड़ेगा, किससे, कि भुजाओं के आधार पर कौन से त्रिभुज होते हैं, कोणों के आधार पर कौन से त्रिभुज होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे करते हैं प्रश्न संख्या 165। प्रश्न संख्या 165, निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है, ए संपूर्ण पाठ्यक्रम से, बी किसी एक प्रकरण से, और सी है पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, और डी प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। तो निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का जो चयन किया जाता है वो दोस्तों डी प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 166, आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है, यह कथन किसने कहा है, ए डॉक्टर D.P. सेरी ने, और बी S.C. स्टेड ने, और सी डॉक्टर ब्लूम ने, और डी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा S.C. स्टेड ने, S.C. स्टेड ने। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, SSC की स्टडी करते हैं तो जो मैथ का क्वेश्चन होता है, मैथ के जो पेपर जो होता है मैथ का, वो क्या कर देता है, एक तरीके से दिमाग को उथल पुथल कर देता है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से जोड़ के याद रख सकते हैं कि बालकों का जो मस्तिष्क है उसमें उथल पुथल पैदा कर देता है, कौन, SC स्टड, इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 167, मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ क्या है, ए प्रश्नों का सरल होना, बी वस्तुनिष्ठता का होना, सी निर्धारित उद्देश्य की जांच करना, या डी समूची पाठ्य सामग्री से। तो मूल्यांकन में जो व्यापकता है, व्यापकता का अर्थ यहाँ पर क्या है, वो है समूची पाठ्य सामग्री से, यानी जितनी भी पाठ्य सामग्री है उससे रिलेटेड क्या है, मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 168, प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्य तथा जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है, ए अवबोध, बी ज्ञान, सी कौशल, या डी अभिरुचि। प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्य तथा जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह क्या है, वह है सी कौशल। इसको याद रखेंगे, प्रायोगिक मूल्यांकन तथा मुख्य तथा जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वो कौन सा है, कौशल। आगे देखिए प्रश्न संख्या 169, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, ए प्रतिरूप, बी कोण, सममिति, या डी चौपड़। बच्चों के लिए आकृतियां निम्न में से प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा संबंध नहीं है, तो इसका संबंध नहीं, कौन सा नहीं है, तो इसका संबंध बी कोण नहीं है, क्योंकि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर चौपड़ यानी एक गेम होता है मैथ में गणित से रिलेटेड, वो भी बुक में होता है। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से अंक बना दिए जाते हैं, 1 2 3 4, पैटर्न भी होता है, इस तरह से ये पैटर्न हो गया। और सममिति भी होती है कि इस तरह से एक बॉल बना दी तो इसको एक सममिति यानी हाफ हाफ हो गया, ठीक है। लेकिन कोण की अवधारणा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को नहीं बताई जाती, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोण, कोई संबंध नहीं है, कौन सा होगा, कोण होगा इसका। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 170, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। गणित की पहेलियां जो है वो प्राथमिक स्तर पर मदद करती है, ए कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, बी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, सी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, या डी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां हैं, ये देखो अभी आया था चौपड़ यानी जो गणित की पहेलियां होती है उसी से रिलेटेड करेंगे। गणित की जो पहेलियां होती है वो मदद करती है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में, इसका डी सही आंसर होगा। आगे है प्रश्न संख्या 171, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है, चारों जो मूलभूत संख्याएं होती है कौन सी होती है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। अब इसको सोचकर आंसर दीजिएगा, ए विभाजनात्मक अवस्था है, बी परिणात्मक अवस्था में है, सी संक्रियात्मक अवस्था में है, या डी उपादान अवस्था में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा संक्रियात्मक अवस्था में है, यानी बच्चा इनको क्या करेगा,
करके देखेगा, प्लस माइनस इंटू और भाग। तो यहाँ इस तरह से याद करेंगे, सक्रियात्मक मतलब सक्रिय रहकर इस तरह से याद रख सकते हैं। क्या? एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं लगाता है। ये चारों आधारभूत संक्रियाएं लगाता है संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 172। प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदर्शन विधि को किस विधि का जो है वो पूरक माना जाता है? ए प्रदर्शन विधि का, बी व्याख्यान विधि का, सी पर्यटन विधि या डी अन्वेषण विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अन्वेषण विधि, यानी जो खोज विधि है उसका पूरक जो विधि है वो कौन सी है? प्रदर्शन विधि। और प्रदर्शन विधि का पूरक किसको माना जाता है? खोज विधि का या अन्वेषण विधि का पूरक माना जाता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 173। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि वो होती है जो बच्चों से रिलेटेड हो, यानी रुचि हो, उनकी मनोवृत्ति से संबंधित हो, वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। और अमनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है इसमें से? ए आगमन विधि, बी अन्वेषण विधि, सी खेल विधि, डी विश्लेषण विधि और ई व्याख्यान विधि। तो इसमें 5 ऑप्शन बन गए हैं। तो आप देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो व्याख्यान विधि जो है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित विधि है व्याख्यान विधि। तो इसलिए ये क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 174। गणित एक पत्थर के समान विषय है, यह कथन किसका है? ए वेदांग, बी हब्स, सी डटन या डी प्लेटो। गणित एक पत्थर के समान है, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। जो पत्थर होते हैं वो तोड़ते किससे हैं? पत्थर किससे तोड़ते हैं? हैमर से, यानी हथौड़े से तोड़ते हैं। हब्स यानी हैमर, तो इस तरह से याद रखेंगे। हब्स से हथौड़ा भी याद रख सकते हैं और हब्स से हैमर भी याद रख सकते हैं। तो गणित एक पत्थर के समान विषय है, यह कथन किसका है? हब्स से है। तो इसके लिए आपको अगर सारी परिभाषाएं याद करनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मैथ्स पेडागोजी का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ आप पहली वीडियो जो मैथ्स शिक्षण वीडियो की है वो देखिए। उसमें 13 की 13 परिभाषाएं इसी ट्रिक से याद करवाई गई है। एक बार देखोगे तो आपको सारी परिभाषाएं याद हो जाएगी। आगे है प्रश्न संख्या 175। निम्न में से किस विधि में अपसारी चिंतन होता है? ए व्याख्यान विधि, बी निगमन विधि, सी आगमन विधि या डी खेल विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा आगमन विधि। आगमन विधि में बच्चों में अपसारी चिंतन होता है। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपने सही किए होंगे क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 176 से लेके 200 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।